नमस्कार। इस ऐतिहासिक डीप डाइव में आपका स्वागत है। ओके, चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक पर। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे शासक की जिसने शुरुआत में तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी दुनिया के लिए शांति और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये कहानी ना सच में आज भी माइंड ब्लोइंग लगती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये दोनों ही बातें एक ही इंसान के बारे में है। सोचिए जरा, एक तरफ एक ऐसा राजा जिसके कारण 1 लाख लोगों की जान चली गई, और दूसरी तरफ वही राजा जिसने आगे चलकर इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। पावर, पछतावे और पूरी तरह से बदल जाने की एक अनबिलीवेबल कहानी। भाग 1, क्रूर राजा का उदय। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए मौर्य साम्राज्य के इस सबसे कुख्यात शासक की शुरुआती जिंदगी देखते हैं। ये कोई शांति का दौर नहीं था दोस्तों, ये दौर था सत्ता की भूख और भयंकर हिंसा का। लगभग 304 ईसा पूर्व में जन्मे अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। अब रॉयल ब्लड होने के बावजूद राजगद्दी तक का रास्ता इनके लिए आसान नहीं था। गद्दी पाने के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से भयंकर और हिंसक लड़ाई लड़नी पड़ी। इस खून खराबे के बाद फाइनली 268 ईसा पूर्व में उन्होंने मगध के सम्राट का ताज पहना। और उनका ये एम्पायर वो कोई छोटा मोटा नहीं था, अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य। अपने इस शुरुआती दौर में उनके इस हिंसक स्वभाव के कारण उन्हें एक खौफनाक नाम दिया गया, चंडाशोक, जिसका मतलब ही होता है क्रूर अशोक। सत्ता में आने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जो कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता या बगावत करता, उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। ये अशोक का वो रूप था जहां दया या करुणा की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खौफ का राज था। भाग 2, कलिंग, एक खूनी बदलाव। साल 261 ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जो हमेशा के लिए लाल रंग से रंगा जाने वाला था। 1 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। कलिंग के मैदान में 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। चारों तरफ लाशों के ढेर और खून ही खून। इस भयंकर रक्तपात और चीख पुकार ने उस इंसान को अंदर तक झकझोर के रख दिया जिसे दुनिया अब तक चंडाशोक कहती आ रही थी। यहीं से कहानी एक पूरी तरह से नया और गहरा मोड़ लेती है, और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस त्रासदी का पैमाना कितना बड़ा था। 1 लाख मौतों के अलावा 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। बेघर परिवार, रोती बिलखती आवाजें और उस अकल्पनीय इंसानी दर्द ने फाइनली उस क्रूर राजा का पत्थर दिल पिघला दिया। जीत तो मिल गई थी, राइट? लेकिन उस जीत की इस भयानक कीमत ने अशोक को अंदर से पूरी तरह तोड़ के रख दिया था। भाग 3, शांति दूत की राह। उस घने अंधेरे और गिल्ट के बाद रोशनी की एक नई किरण आई। कलिंग की राख से एक नया अशोक जन्म ले रहा था। एक क्रूर योद्धा से एक महान शांतिदूत बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। अब ये भारी बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अजेय सम्राट अपनी तलवार हमेशा के लिए छोड़ दे। बौद्ध भिक्खु उपगुप्त की गाइडेंस में अशोक ने अपनी इस नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा यानी किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाने का कठोर व्रत लिया। जो नीतियां पहले सैन्य विजय और खून खराबे पर आधारित थीं, वो अब पूरी तरह से शांति और करुणा में बदल गई। तलवार की जगह अब धम्म ने ले ली थी। भाग 4, धम्म का साम्राज्य खड़ा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे डेवलप होता है। देखिए, सिर्फ पर्सनल लेवल पर खुद को बदलना ही काफी नहीं था। अशोक ने पूरे साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को ही नया रूप दे दिया। उन्होंने अपनी इस नई धम्म नीति को सीधे जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा ही यूनिक और इफेक्टिव तरीका निकाला। पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे स्तंभों पर नैतिक संदेश खुदवाए गए। राज दरबार में मांसाहार कम कर दिया गया और शिकार जैसी क्रूर प्रथाओं को छोड़कर उनकी जगह धम्म यात्राओं ने ले ली। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। सम्राट अब नए राज्य जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जनता को सही राह दिखाने और उनका जीवन सुधारने के लिए है।
और ये नई नीतियां सिर्फ कागजों या पत्थरों तक लिमिटेड नहीं थी। ग्राउंड लेवल पर बड़े पैमाने पर लोक कल्याण के काम शुरू हुए। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए गए, लंबा सफर आसान करने के लिए सड़कें बिछाई गईं, थके हुए यात्रियों के लिए रेस्ट हाउसेस बने, जगह जगह कुएं खोदे गए। यहाँ तक कि खूबसूरत शहर श्रीनगर बसाने का क्रेडिट भी उनके इसी वेलफेयर विजन को जाता है। ये उस शासक का एक अद्भुत रूप था जो अब जान लेने के बजाय जीवन संवारने में अपना पूरा एम्पायर लगा रहा था। भाग 5, करुणा की वैश्विक विरासत। ये करुणा और शांति का मैसेज सिर्फ मगध साम्राज्य के बॉर्डर्स तक सिमटकर नहीं रहने वाला था। इस महान दृष्टिकोण ने सीमाओं को पार किया और ग्लोबल लेवल पर अपना असर छोड़ा। अशोक का ये विजन सच में अभूतपूर्व था। उन्होंने शांति और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए अपने दूतों और भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा। जैसे श्रीलंका में शांति का मैसेज देने भिक्षु गए और मिस्र जैसे दूर दराज देशों में भी बौद्ध धर्म के राजदूत भेजे गए। इस एक कदम ने भारत को एक ग्लोबल मॉरल सेंटर बना दिया और बौद्ध धर्म को सिर्फ एक क्षेत्रीय विचार से निकालकर एक वर्ल्ड रिलीजन के रूप में स्थापित कर दिया। फाइनली 232 ईसा पूर्व में, जब उनके करीब 36 साल के लंबे और ट्रांसफॉर्मेटिव शासन का अंत हुआ, तब तक दुनिया के लिए उनका संदेश हमेशा के लिए अमर हो चुका था। अशोक अब सिर्फ इतिहास के एक राजा नहीं थे, बल्कि वो एक मैसेंजर ऑफ पीस, एक बेहद दयालु शासक और सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके थे। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का आखिर निचोड़ क्या है। वो इस एक पावरफुल विचार में छिपा है। धम्म के माध्यम से प्राप्त की गई विजय सैन्य विजय से कहीं अधिक महान है। इस प्राचीन सम्राट ने दुनिया को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सिखाया कि सच्ची ताकत हथियारों से लोगों को डराने में नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और नैतिक जिम्मेदारी से लोगों के दिलों पर राज करने में है। और बिल्कुल आखिर में इतिहास का ये शानदार चैप्टर हमारे और आपके जहन में एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल छोड़ जाता है। क्या आज की मॉडर्न सोसाइटीज और लीडर्स ब्रूट फोर्स या शक्ति प्रदर्शन के बजाय मॉरल गवर्नेंस और करुणा के जरिए एक ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं? हजारों साल पहले एक क्रूर योद्धा ने अपना रास्ता बदलकर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया था। शायद आज की दुनिया को भी इतिहास के उस पन्ने से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।